हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल स्पोर्टोलॉजी, जहाँ पे आपको हर तरीके की फैंटेसी से रिलेटेड टिप्स, ट्रिक्स, लॉजिक आंसर्स मिलते रहेंगे। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट वीडियो ड्रीम 11 आईपीएल 2020 का स्क्वाड एनालिसिस सीरीज़ का। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, पूरी तरीके से एनालाइज होगा स्क्वाड चेन्नई सुपर किंग्स का। पूरी तरीके से हम बात करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स के स्क्वाड के बारे में, इन एंड आउट, ए टू जेड, सारी स्ट्रेंथ, सारी वीकनेसेस, कौन रहेगा डार्क हॉर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से, हिडन प्लेयर कौन कौन रहेंगे, सरप्राइज फैक्टर क्या होगा सीएसके का, सारी चीज़ें सारी चीज़ें कवर होंगी इस वीडियो में। तो हमारे साथ बनिए रहिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस सीरीज़ का मोटिव क्या है। जो वीडियोज़ आ रही है आईपीएल की, आईपीएल से रिलेटेड, आईपीएल स्टार्ट होने से पहले, वो इंट्रोडक्टरी वीडियो हो, वो आईपीएल का स्क्वाड एनालिसिस हो, सारी चीज़ें ये आ क्यों रही है आप सभी के लिए। तो पहली चीज़ बता दो कि ये सारी चीज़ें आपके लिए वन टाइम वॉच नहीं है कि बस आपको एक बार देखनी है और बस हो गया। ये सारी चीज़ें आपको हेल्पफुल रहेगी पूरे के पूरे सीज़न में। अगर कोई लास्ट सीज़न का कोई लास्ट मैच भी हो रहा होगा तो भी आपके लिए ये चीज़ें हेल्पफुल रहेगी। क्यों हेल्पफुल रहेगी? क्योंकि देखो, एग्जांपल लीजिए कि चेन्नई का कोई तो लास्ट मैच चल रहा है, लास्ट सीज़न का मिड सीज़न में या लास्ट सीज़न के एंड में कोई मैच चल रहा है, और आपको एक सरप्राइज फैक्टर देखने को मिलता है, एक सरप्राइजिंग प्लेयर प्लेइंग 11 में खेलने को दिखता है आपको। तो आपको क्या करना है? आपको हड़बड़ाना नहीं है, आपको सीधा आना इस वीडियो पे, स्क्वाड एनालिसिस वीडियो पे चेन्नई सुपर किंग्स के, और फिर पूरा वीडियो देखना है। क्या वीकनेसेस है, क्या स्ट्रेंथ है सीएसके की, वो सारी चीज़ें आपको मालूम पड़ जाएगी इसी वीडियो में। और जो अननोन प्लेयर खेल रहा है उसका क्या स्टैट है, वो क्या करता है, वो कैसी बॉलिंग करता है, वो कैसी बैटिंग करता है, वो इसका कंसिस्टेंसी कैसा है, वो सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्पफुल रहेगी, सिर्फ इनिशियल डेज में नहीं, पूरे के पूरे सीज़न में आपको हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, तो आपके लिए ये सारी चीज़ें चल रही है, स्टडीज़, काम, फिर सारी चीज़ें मैनेज करके इतना क्वालिटी कंटेंट आपके लिए लेके आ रहे हैं हम लोग। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं, एक लाइक बटन, एक सब्सक्राइब बटन, एक टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन बटन, सारी चीज़ें अगर आप दबा दो, सभी सब फ्री है। क्या ही करना है आपको? सिर्फ एक क्लिक करना है और उस क्लिक से हमको सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, किसी भी चीज़ का पैसा नहीं है लग रहा, तो फ्री में हो रहा है ये सब, तो प्लीज़ उसकी कदर कीजिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अब सीएसके का स्क्वाड एनालिसिस में पहली चीज़ बता दो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बेहद ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि फाइनल टीम, फाइनल अपडेट, फाइनल लाइनअप, सारी चीज़ें उसी पे आती है। जो कंटेंट रिलेटेड अपडेट है कि भाई कौन सी क्या वीडियोस आने वाली है, कौन सा मैच कवर होने वाला है यूट्यूब पे, कौन सा मैच नहीं कवर हो पाएगा यूट्यूब पे, सिर्फ टेलीग्राम पे कवर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें टेलीग्राम पे आती है। प्लस जो एक्सक्लूसिव चीज़ें हैं जो टेलीग्राम पे आती है, वो है की ऑब्जर्वेशन वाला सेक्शन, मैच से पहले जो हम सेंड करते हैं। तो वो सारी चीज़ें एक्सक्लूसिवली टेलीग्राम पे आती है। तो इसलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ज़रूरी है। अब ज्वाइन कैसे करना है? तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हो, या फिर @स्पोर्टोलॉजी अगर आप सर्च करते हो टेलीग्राम पे जाके, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वैसा, तो भी आप पहुंच जाओगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो ज्वाइन करना मत भूलिएगा। ठीक है, अब आते हैं एनालिसिस की तरफ। तो हेड कोच की बात करें तो बहुत ही लंबे समय से स्टीफन फ्लेमिंग हेड कोच रह चुके हैं सीएसके के। और मैंने एक चीज़ नोटिस की है सीएसके की, कि वो अपना, देखो, एक चीज़ बहुत ही नोटिस की है कि सीएसके कभी अपने प्लेइंग 11 में ज़्यादा बदलाव नहीं करता, वो कभी अपने स्क्वाड में ज़्यादा बदलाव नहीं करता, और वो कभी अपने सपोर्ट स्टाफ या हेड कोच में ज़्यादा बदलाव नहीं करता। जिसकी वजह से होता क्या है कि एक लंबे समय तक ऑलमोस्ट वही मेंबर्स आपके, अगर आपके टीम मेंबर्स रहेंगे, तो एक अच्छा रिलेशन बनता है, जो कि एक अच्छा टीम वर्क में बदलता है। जितना अच्छा आपका रिलेशन अपने टीम मेंबर्स के साथ होगा, वैसा ही टीम वर्क आपको ग्राउंड पे दिखेगा। और वो एक बड़ा रीज़न है क्यों चेन्नई सुपर किंग्स एक मोस्ट सक्सेसफुल टीम है आईपीएल की, और मोस्ट कंसिस्टेंट टीम है आईपीएल की। चेन्नई सुपर किंग्स एक लॉयल्टी टीम है जो ऑलमोस्ट हर सीज़न में क्वालिफाई कर चुकी है प्लेऑफ्स के लिए, जो कि दिखाता है कि क्या अलग लेवल की कंसिस्टेंसी है इनकी। ठीक है, कैप्टन की बात करें तो हम सबके फेवरेट MS धोनी, कैप्टन कूल, कैप्टन काम, इस टीम के कैप्टन है, मेरे आइडल है, और मेरे पसंदीदा क्योंकि ये एक ऐसे कैप्टन है जिनको मालूम है कि एक प्लेयर को यूज़ कैसे करना है, उसका टैलेंट पूरी तरह से कैसे निचोड़ के लाना है, पूरी तरीके से उसके टैलेंट का यूज़ करके टीम को कैसे जिताना है। अब किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भाई शार्दुल ठाकुर या दीपक चहर जैसे बैट्समैन, बॉलर बैटिंग भी कर सकते हैं और उनको बैटिंग और टॉप ऑर्डर में भेजा जा सकता है। टॉप ऑर्डर मतलब 6 छठे या 7वें नंबर पे।
जो कि दर्शाता है कि उनका जो नज़रिया है देखने का किसी भी प्लेयर को वो अलग ही है, और इसलिए उनको वो एक सबसे सक्सेसफुल कैप्टन रह चुके हैं अपने इंडिया के। ठीक है, अब विनिंग ईयर्स की बात करें तो देखो ऑलमोस्ट हर सीज़न में क्वालिफाई करती है चेन्नई सुपर किंग्स प्लेऑफ्स के लिए, बट अभी तक 3 बार ही जीत पाई है ये टाइटल। 2010, 2011 और 2018 में इन्होंने टाइटल जीता है। तो अब स्टार्ट करते हैं मेन हमारा स्क्वाड एनालिसिस। तो पहले देख लेते हैं विकेट कीपर्स। तो टोटल 3 विकेट कीपर देखने को मिलेंगे आपको चेन्नई सुपर किंग्स के स्क्वाड में। महेंद्र सिंह धोनी, अंबाती रायडू और नारायण जगदीशन। ठीक है, अब मोस्टली आपको MSD ही आपको विकेट कीपिंग करते हुए दिखेंगे, बट अगर किसी मैच में इंजरी हो या कुछ उनको रेस्ट दिया जाए तो उस समय अंबाती रायडू और नारायण जगदीशन आपको कीपिंग करते हुए दिख सकते हैं। अब इन दोनों को आप तो जानते ही हो, MSD और अंबाती रायडू, इनको इंट्रोड्यूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। तो नारायण जगदीशन आपके लिए एक नए प्लेयर है जिनका स्टैट्स और रिकॉर्ड में नीचे आपको मेंशन कर दूंगा। ठीक है, अब बैट्समैन पे आते हैं। तो टोटल 4 बैट्समैन दिखेंगे आपको CSK में जो प्रॉपर बैटिंग करते हैं। वो है ऋतुराज गायकवाड़, शेन वॉटसन, फैफ डुप्लेसी और मुरली विजय। अब देखो पिछले सीज़न मुरली विजय को इतना मौका मिला नहीं था, बट हो सकता है इस सीज़न मौका मिले, क्योंकि सुरेश रैना, अगर आप सभी को मालूम होगा, सुरेश रैना जो कि इम्पोर्टेंट प्लेयर थे, वो ये मैचेस मिस करने वाले हैं, IPL के मैचेस मिस करने वाले। तो हो सकता है उनको चांस दिया जाए मुरली विजय को, बट मुरली विजय मोस्टली ओपनिंग करते, तो मुझे नहीं लगता कि डायरेक्टली प्लेइंग 11 में पहले इनिशियल मैचेस में ही आ जाएंगे। हाँ, बीच में कभी इनको मौका दिया जा सकता है। ठीक है, ऑलराउंडर्स की बात करें तो ये ऑलराउंडर्स दिखेंगे आपको DJ ब्रावो, केदार जाधव, मिचेल सैंडनर, रविंद्र जडेजा एंड सैम करन आपको ऑलराउंडर सेक्शन में दिखेंगे, जिसमें सैम करन आपको ये न्यू साइनिंग दिख रही है, न्यू अराइवल है सैम करन का। पिछले सीजन सैम बिलिंग्स थे CS की तरफ से, बट उनको रिलीज़ कर दिया और सैम करन को इस ऑक्शन में CSK ने खरीद लिया है। बॉलर्स की बात करें तो दीपक चहर, इमरान ताहिर, जॉश हेजलवुड, करण शर्मा, KM आसिफ, लुंगी एनगीडी, मोनू कुमार, पीयूष चावला, शार्दुल ठाकुर और रवि श्रीनिवासन, साई किशोर आपको बॉलिंग सेक्शन में दिखेंगे। तो ये रहेगा ऑलमोस्ट स्क्वाड। टोटल 22 मेंबर्स का स्क्वाड है और ये आपको सारे 22 प्लेयर्स दिखेंगे। अब 2 बड़े प्लेयर जिन्होंने CSK की मतलब IPL स्टार्ट होने से पहले अपना नाम बैक ऑफ करा लिया था, वो थे सुरेश रैना और हरभजन सिंह। दोनों ने कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से डिसाइड किया कि वो IPL मिस करने वाले। तो CSK ने अभी कोई रिप्लेसमेंट नहीं बताई इन दोनों प्लेयर्स की, बट हो सकता है अगर आगे रिप्लेसमेंट बताई जाए तो वो सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। ठीक है, एक और चीज़ न्यूज़ आ रही है, रूमर्स है कि भाई सुरेश रैना हो सकता है कि मिड सीज़न ज्वाइन कर ले CSK को। तो वो देखने वाली बात होगी कि क्या वो ज्वाइन करते हैं या नहीं, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्लेयर है, चिन्नथाला है CSK के, और मतलब मिस्टर IPL उनको ऐसे ही नहीं बुलाया जाता। ठीक है, तो देखते हैं इंपॉर्टेंट प्लेयर सुरेश रैना मिड सीजन पे ज्वाइन करते हैं कि नहीं CSK को। अब पिछले सीज़न की बात कर लेते हैं। तो हाईएस्ट स्कोरर पिछले सीज़न आपको MSD देखने को मिलते हैं। एक 5 नंबर का बैट्समैन जो 5th या 5वें या 6ठे नंबर पे आता है, वो अगर टीम का हाईएस्ट स्कोरर होगा तो आपको उससे पता चल रहा है कि क्या क्वालिटी है उस बंदे की। ऐसी उनको वर्ल्ड का बेस्ट फिनिशर नहीं माना जाता है। ठीक है, तो MSD ने 12 इनिंग्स में 446 रन किए 83 के एवरेज के साथ। अब ये एवरेज 83 का नॉट आउट्स, उनके मोस्ट ऑफ द टाइम्स नॉट आउट्स जाते हैं, इसलिए इतना बड़ा एवरेज है। शेन वॉटसन की बात करें तो सेकंड हाईएस्ट स्कोरर थे CSK के लिए, 17 इनिंग में 398 रन 23 के एवरेज के साथ। फिर फैफ डुप्लेसिस जिन्होंने बीच में मिड सीजन ज्वाइन किया था टीम को और ज़्यादा पूरे मैचेस खेले नहीं थे, सिर्फ 12 ही मैचेस खेले थे, 12 इनिंग में 396 रन स्कोर किए थे और 36 के एवरेज के साथ। और अंबाती रायडू जो 17 इनिंग में 282 रन बना पाए और एवरेज 23 का ही रहा इनका। ठीक है, अब विकेट टेकर्स की बात करें बॉलिंग सेक्शन में तो हाईएस्ट विकेट टेकर CSK के लिए इमरान ताहिर, जो कि शायद से हाईएस्ट विकेट टेकर इसके IPL के भी हाईएस्ट विकेट थे, मुझे मालूम नहीं। अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि पिछले सीजन IPL का हाईएस्ट विकेट टेकर कौन था, मतलब पर्पल कैप होल्डर कौन थे। ठीक है, दीपक चहर दिखेंगे सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर CSK के लिए, 17 इनिंग में 22 विकेट। फिर रविंद्र जडेजा 16 इनिंग में 15 विकेट और फिर DJ ब्रावो 12 इनिंग में 11 विकेट। अब पिछले सीजन ध्यान रखने वाली बात है, DJ ब्रावो इंजर्ड थे इसलिए इनका परफॉर्मेंस इतना कुछ खास नहीं था, बट अगर आपने नोटिस किया होगा इस CPL में गजब फॉर्म में दिख रहे थे और इस IPL में भी आपको एक अच्छे बॉलर देखने को मिलेंगे DJ ब्रावो।
ठीक है, अब आते हैं प्रोबेबल 11 पे। तो प्रोबेबल 11 आपको कुछ इस तरीके से दिखेंगे। शेन वॉटसन, अहमद राइडो आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। फिर फैफ डुप्लेसिस 1 डाउन, सुरेश रैना नहीं है तो मुझे लगता है फैफ डुप्लेसिस को 1 डाउन भेजा जाना चाहिए। ठीक है, फिर ऋतुराज गायकवाड़, MS धोनी, केदार जाधव। हाँ, एक और चीज़, ऋतुराज गायकवाड़ की एंट्री हो सकती है क्योंकि उनके ओनर ने भी कह दिया है कि ऋतुराज गायकवाड़ के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जब सुरेश रैना मिस कर रहे हैं मैचेस, तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ऋतुराज गायकवाड़ को दे सकते हैं टू प्रूव द हिमसेल्फ। ठीक है, तो ये ध्यान वाली देने वाली चीज़ है। फिर MS धोनी, केदार जाधव, DJ ब्रावो, रविंद्र जडेजा, दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर और इमरान ताहिर आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें शेन वॉटसन, डुप्लेसिस, DJ ब्रावो और इमरान ताहिर आपको फॉरेन प्लेयर्स दिखेंगे। ठीक है, अगर आप हमको हमारे यूट्यूब चैनल को या वीडियोस को फॉलो कर रहे हो बहुत पहले से, तो आपने पहली चीज़ नोटिस कर ली होगी, जैसे मैंने प्रोबेबल 11 दिखाई आपको, कि ये सारे प्लेयर्स ना, सारे के सारे प्लेयर्स राइट हैंडेड बैट्समैन हैं। आपको एक भी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन नहीं दिखेगा टॉप 7 में, जो कि एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, डिसएडवांटेज कह सकते हो आप CSK का है इस सीज़न। और यही एक रीज़न है, मुझे लगता है कि शायद CSK ये सीज़न मिस कर जाए, मतलब टॉप 2 में या ये टाइटल जीतने में। अगर किसी भी तरह ये सॉल्व होता था प्रॉब्लम CSK का, तो फिर इनको कोई रोक नहीं सकता, बट ये बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है। और दूसरी चीज़, एक और मैं चीज़ दिखाना चाहूँगा कि इनका अगर स्क्वाड देखोगे, तो स्क्वाड में भी एक भी कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है जो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर सकता है। ठीक है, 2 ही बैट्समैन है जो लेफ्ट हैंडेड है, आप देख सकते हो, जो सैंटनर और जडेजा है, जो इतनी बैटिंग भी नहीं जानते कि भाई टॉप ऑर्डर में बैटिंग करे। हाँ, आपको फिनिश करके दे सकते हैं, बट टॉप ऑर्डर में बैटिंग नहीं कर सकते दोनों भी। सैम करन भी उन्हीं में एक आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। ठीक है, तो देखा जाए तो एक भी टॉप ऑर्डर में लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन नहीं है, जो कि एक बहुत ही बड़ी चिंता की बात है CSK के लिए। तो अब ये डिसएडवांटेज, नेगेटिव पॉइंट्स की बात हम नीचे एक और बार डिटेल में करते हैं। अभी आते हैं हिडन प्लेयर्स पे, जो डार्क हॉर्सेज रहने वाले हैं CSK के लिए, जो आपके लिए एक सरप्राइज फैक्टर हो सकते हैं अगर प्लेइंग 11 में आते हैं। तो पहली चीज़, ऋतुराज गायकवाड़, मुझे लगता है आपको इनिशियल स्टार्टिंग, मतलब फर्स्ट मैच में ही आपको प्लेइंग 11 में देखने को मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई कंसिस्टेंटली अलग लेवल की इस बंदे की, टेक्निकली साउंड बैट्समैन है और मुझे बहुत पसंद है। अगर आपने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी कवर की होगी तो आपको मालूम होगा इनका नाम, कि ये कितने अच्छे प्लेयर है। T20 ये अब देखो, T20 का स्टैट्स है ये, अब T20 सैयद मुश्ताक अली के स्टैट्स है। 28 मैच में 843 रन, 33 के एवरेज के साथ, हाईएस्ट 84 का है। और रिसेंट स्कोर की बात करें तो 27, 17, 47, 42, 14, 82, 7, 61, 81 और 34, जो कि दिखाते हैं कि कंसिस्टेंटली इनको स्टार्ट्स मिले, बट उनको कन्वर्ट कभी कभी कर पाए, जैसे कि 47, 42 ये सारे मैचेस में इन्होंने कन्वर्ट किया है अपने स्टार्ट्स को, पर बाकी के ऑलमोस्ट हर मैच में इनको स्टार्ट मिला है। अब नारायण जगदीशन की बात करें, जो कि विकेट कीपर राइट हैंडेड बैट्समैन है, उनका भी स्टैट लेके आया हूँ मैं। इतना कुछ खास स्टैट लगा नहीं मुझे, एक आधा मैच में इनको शायद से मौका मिल जाए। 18 मैच में 16 इनिंग्स में 248 रन, 35 इनका हाईएस्ट था, 24 के एवरेज के साथ स्कोर बनाया था। और ये कुछ रीसेंट मैच के स्कोर आप चाहे तो देख सकते हो। मोनू कुमार राइट आर्म मीडियम पेसर है, CSK में है, इनको भी एक अच्छा मैच में मौका दिया जा सकता है शायद। अब देखो, CSK का एक ऐसी रेपुटेशन है कि वो ज़्यादा चेंजेस करती नहीं है अपनी टीम में, तो इन सारे प्लेयर्स को मौका मिलना बेहद मुश्किल लग रहा है। स्पेशली देखो, ऋतुराज गायकवाड़ को तो मौका मिलेगा, ये मैं कंफर्म कह सकता हूँ, बट इन सारे प्लेयर्स का कुछ कंफर्म नहीं किया जा सकता। तो मोनू कुमार का देख लेते हैं, तो 18 मैच में 21 विकेट, 20 के एवरेज के साथ, तो एवरेज अच्छा खासा है। और अगर विकेट्स भी देखें तो कंसिस्टेंटली ऑलमोस्ट हर मैच में इन्होंने विकेट लिया है। ठीक है, और रवि श्रीनिवासन साई किशोर, जो कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, उनका भी स्टैट है 22 इनिंग में 25 विकेट, 18 के एवरेज के हिसाब से, बट इनको मौका मिलना मुश्किल है, क्योंकि रविंद्र जडेजा जैसे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बड़े बड़े प्लेयर है, मिचेल सैंटनर भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, तो इनको चांस मिलना मुश्किल लग रहा है मेरे को, रवि श्रीनिवासन साई किशोर को। अब पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स पे आ जाते हैं, तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स दिखेंगे। तो पहली चीज़ आपको दिख रही है कि भाई इनका बॉलिंग अटैक बहुत ही गजब है। अगर आप नोटिस करो इनका स्क्वाड और इनके बॉलर्स नोटिस करो, तो पहली चीज़ तो ये ऑलराउंडर में देख लो, DJ ब्रावो,
डीजे ब्रावो, हाँ डीजे ब्रावो, मिचेल सैंटनर, रविंद्र जडेजा, सैम करन, तीनों ही क्वालिटी बॉलर्स है। स्पेशली डीजे ब्रावो को अपने स्लो डिलीवरी के लिए जाने जाते हैं। ऑलमोस्ट हर टाइप के बॉलर है, स्लो बॉलर्स है इनके पास, डीजे ब्रावो, सैम करन की तरह। फिर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स मिचेल सैंटनर, रविंद्र जडेजा की तरह आपके पास इनके पास लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स भी है। स्विंग बॉलर्स दीपक चहर, जॉश हेजलवुड जैसे स्विंग बॉलर्स भी है। फिर लुंगी एनगिडी और लुंगी एनगिडी की तरह इनके पास फास्ट, लुंगी एनगिडी और के आसिफ की तरह इनके फास्ट बॉलर भी है। लेग स्पिनर जैसे करण शर्मा, इमरान ताहिर जैसे लेग स्पिनर भी है। मतलब ऑलमोस्ट हर टाइप के बॉलर्स हैं इनके पास, और क्वालिटी बॉलर्स है, अपने अपने इंटरनेशनल टीम के लिए अच्छा रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे बॉलर्स हैं इनके पास। तो मुझे लगता है इनका बॉलिंग अटैक बहुत ही खतरनाक है। ठीक है, दूसरी चीज़ देखो इनकी बैटिंग, अगर इनका बैटिंग अटैक भी अगर आप नोटिस करोगे तो पूरा एक्सपीरियंस बैटिंग अटैक है। अगर आप प्रोबेबल 11 भी देखो तो शेन वॉटसन, अंबती रायडू, फैफ डुप्लेसिस, MS धोनी, केदार जाधव, डीजे ब्रावो, ऑलमोस्ट सभी के सभी ये इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करते हैं अपनी अपनी कंट्रीज़ को। और आप देखोगे तो तीन तो यहाँ पे कैप्टन ही नज़र आएंगे, MS धोनी, शेन वॉटसन और फैफ डुप्लेसिस अपने अपने इंटरनेशनल टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं। अंबती रायडू भी एक वेल नोन प्लेयर है और अच्छा खासा इनको इंटरनेशनल का एक्सपीरियंस है। तो ये चीज़ दर्शाती है कि इनका बैटिंग ऑर्डर एक एक्सपीरियंस बैटिंग ऑर्डर है, जो कि मुझे नहीं लगता कोलैप्स होगा इतनी जल्दी। अगर स्टार्टिंग के टॉप ऑर्डर भी अगर कोलैप्स हो जाते हैं तो इनका मिडिल ऑर्डर संभाल सकता है। तीसरी चीज़, इनका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि इनके कैप्टन है MS धोनी, क्योंकि हर सिचुएशन को रीड कर सकते हैं, किसी भी सिचुएशन से अपनी टीम को मैच जितवा सकते हैं। अगर आपको याद होगा CSK वर्सेस राइजिंग पुणे सुपर जायंट वर्सेस पंजाब का मैच, जिसमें लास्ट ओवर में 24 या 25 रन चाहिए थे शायद से, और उस लास्ट ओवर में भी वो मैच जिता दिया था MS धोनी ने। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर पॉजिटिव पॉइंट है CSK का। अब नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो जैसे मैंने बताया आपको कि यूनी डायमेंशनल बैटिंग अटैक है इनका, सारे राइट हैंडेड बैट्समैन है। और अगर सामने वाली टीम ये नोटिस करती है और 2 या 3 राइट आर्म लेग स्पिनर या लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर खिलाती है तो बहुत ही दिक्कत वाली बात हो जाएगी CSK के लिए। क्योंकि एक तो UAE के ट्रैक्स मुझे थोड़े स्पिनिंग ट्रैक्स ज़्यादा लगते हैं, एज अ पेसिंग ट्रैक कम लगते हैं, स्पिनिंग ट्रैक ज़्यादा लगते हैं। तो अगर स्पिनर्स खिलाती है ऑपोजिशन टीम तो दिक्कत हो सकती है CSK को। दूसरी चीज़ देखो, एक्सपीरियंस है बैटिंग ऑर्डर में, बट इनका बैटिंग ऑर्डर ना इंटरनेशनल मैचेस अभी कम खेल रहा है। देखा जाए तो शेन वॉटसन अभी एक्टिव नहीं है इंटरनेशनली, अंबती रायडू एक्टिव नहीं है, फैफ डुप्लेसिस कैप्टन है, कह सकते हैं एक्टिव है, MS धोनी एक्टिव नहीं है, केदार जाधव एक्टिव नहीं है। ठीक है, तो ये सारे प्लेयर्स जो टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने वाले हैं वो इंटरनेशनली एक्टिव नहीं है अभी इंटरनेशनल मैचेस में। तो ये एक दिक्कत वाली बात है। ऑलमोस्ट सारे ही रिटायर हो चुके हैं, मतलब सारे रिटायरमेंट पे आ चुके हैं। तो ये एक दिक्कत वाली बात है, नेगेटिव पॉइंट कह सकते हो। अगर किसी तरह से यूनिडा ये लेफ्ट आर्म बैट्समैन लेके आते हैं, अब 2 रिप्लेसमेंट बतानी बाकी है CSK की तरफ से। अगर ये दोनों ही रिप्लेसमेंट बैट्समैन लेके आए CSK और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन लेके आए तो वो जो कमी है लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन की, वो कमी पूरी हो सकती है CSK की तरफ से। देखते हैं क्या होता है आगे। अब एंड सीजन रैंक की बात करें तो मुझे लगता है कि CSK टॉप 3 में तो पक्का फिनिश करेंगी सीज़न के एंड में। हो सकता है आपको टाइटल विनर भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली MS धोनी सर ने हम सभी को मालूम है कि रिटायरमेंट ले ली। तो वो देखते हुए सभी प्लेयर्स चाहते हैं कि एक ट्रॉफी, IPL की एक और ट्रॉफी उनके एक झोली में दे दिया जाए। तो सभी का वही प्रयत्न रहेगा, वही ट्राई रहेगा कि भाई इस सीज़न ये टाइटल CSK जीते। उनके सारे प्लेयर्स का यही ट्राई रहेगा। बट ये चीज़ जो यूनिडायमेंशनल बैटिंग अटैक है, ये चीज़ अगर सॉल्व नहीं होती तो मुझे लगता है कि आपको फाइनल में CSK दिखने को ना मिले। मुझे लगता है 3rd पोजीशन पे आपको फिनिश करते हुए दिखेगी CSK। ठीक है, अब इसका कुछ कंफर्म नहीं है, बट देखो मेरी सबसे फेवरेट टीम, अगर मेरी फेवरेट टीम बात करो तो मैं सपोर्ट करता हूँ CSK को। और मेरी सेकंड फेवरेट टीम है RCB, और वो एक डार्क हॉर्स रहने वाली है। क्यों, मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था कि आज RCB
आरसीबी सरप्राइज कर सकती है सभी को। आगे मैं बताऊंगा आरसीबी के जो स्क्वाड एनालिसिस में होगा उसमें बताऊंगा ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ। तो देखते हैं क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, इसको इंट्रोडक्टरी वीडियो मिस मत करना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मेरी इंट्रोडक्टरी वीडियो का, जाके वहाँ पे क्लिक करके देख लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा क्योंकि ऐसी और 8 वीडियोस आनी बाकी है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।